करते हैं। नया चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। हमारे सिलेबस में इस चैप्टर में से कोई भी चीज कटी नहीं है, हटी नहीं है, तो ये चैप्टर जो है हम लोग को पूरा कवर करना है। तो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर हमारे पास में 15, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो माना जाता है कि जो हमारी अर्थ है उसका और सन, सूरज जो है, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 15 करोड़ किलोमीटर्स का है। 15 करोड़ किलोमीटर जो है अंतर है सन और हमारी अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस, और इस वैल्यू को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब कि 1 करोड़ किलोमीटर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर जो है कहलाते हैं। तो इसका मतलब हमारी अर्थ जो है वो 15 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है किससे? सन से। अर्थ एक कांस्टेंट मोशन, लगातार कंटिन्यूअसली मूव करती रहती है, जैसा कि हमें पता है। तो दो तरीके के ये मोशन शो करती है, एक तो है रोटेशन और एक है रिवॉल्यूशन। ठीक है, कोई मुझे बताएगा रोटेशन की वजह से और रिवॉल्यूशन की वजह से, इनमें से किसकी वजह से सीजन होते हैं और किसकी वजह से डे एंड नाइट, रात और दिन? रोटेशन की वजह से रात और दिन होते हैं और सीजन की वजह से जो रिवॉल्यूशन है उसकी वजह से सीजन्स होते हैं। ठीक है, तो अर्थ रोटेशन और रिवॉल्यूशन ये दोनों ही जो है शो करती है। अर्थ का रोटेशन टाइम पीरियड हम लोग को पता है 24 आवर्स है और रिवॉल्यूशन टाइम पीरियड जो है वो 365 डेज है। अर्थ बच्चों एक एक्सिस पर रखी हुई है और उस एक्सिस पर इंक्लाइंडली, मतलब कि थोड़ी सी टेढ़ी रखी हुई है, और कितना डिग्री है वो एंगल? वो है 23.5 डिग्री। अच्छा बच्चों, आप लोगों की आज सोशल साइंस की क्लास नहीं है। आप में से जिसको नहीं पता वो ध्यान रखना, आज आपकी कोई सोशल साइंस की क्लास जो है वो नहीं है। शिवा मैम ने आपके कमेंट सेक्शन में मैसेज भी डाला है, बाकी आपके ग्रुप में भी इंफॉर्मेशन दी गई थी। ठीक है, तो अर्थ जो है वो जिस एंगल पर इंक्लाइंड है वो एंगल आपको ध्यान रखना है 23.5 डिग्री। इसे एंगल, इसे हम लोग बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस। तो अपने एक्सिस पर जितने डिग्री एंगल पर अर्थ जो है इंक्लाइंड है वो है 23.5 डिग्री। इसकी वजह से सन जो है वो टोटल 2 बारी अपनी पोजीशन को चेंज करता है। जैसे आप देखेंगे सर्दियों में सूरज थोड़ा सा अलग एंगल से निकलता है और गर्मियों में जो है वो अलग एंगल से निकलता है। तो 2 सीजन जो है हम लोग लेकर के चलते हैं हमारे हिंदी में, हिंदी कैलेंडर में उसे उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण का मतलब होता है समर और दक्षिणायन का मतलब क्या है? विंटर। तो ये 2 सीजन जो है इस रिवॉल्यूशन और इंक्लिनेशन की वजह से जो है जनरेट होते हैं। ओरिजिन और इवोल्यूशन, ये हमें इस चैप्टर में अर्थ के बारे में पढ़ना है कि अर्थ कैसे बनी, अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ और अर्थ जो है वो उसमें कैसे बदलाव आते चले गए और सबसे पहले क्या थी फिर बाद में कैसी हुई, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सभी जो है हमें यहाँ पढ़ना है। जैसा कि हमें पता है कि भाई हमारी जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का एक हिस्सा है, जिसमें सन जो है वो तो सेंटर में हो गया और बाकी सभी जो है उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि सूरज जो है वो एक बहुत बड़ा स्टार है और इस स्टार के अंदर धमाका हुआ और इस धमाके की वजह से उसके कुछ छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो स्पेस में, अंतरिक्ष में फैल गए। उन्हीं में से एक टुकड़ा जो है, एक हिस्सा जो है माना जाता है कि वो क्या है? अर्थ है ना। बाकी ऐसी बहुत सी थ्योरीज है जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की हम लोग बात करते हैं। अर्थ
लगभग माना जाता है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले बनी थी। और जिस स्पेस के जिस स्टेज से, जिस हिस्से से बनी थी, उसको बोलते हैं सोलर नेबुला। अर्थ की जो एज है वो हमारे यूनिवर्स की 1/3 एज है। मतलब कि अगर आपका मान लो यूनिवर्स 30 साल पहले बना होता, तो अर्थ उसका 1/3, मतलब कि अर्थ की उम्र 10 साल होती। ठीक है, तो उसका 1/3 है। अर्थ को विश्व, वर्ल्ड, भूमि, एटसेट्रा एटसेट्रा इन अलग अलग नामों से जाना जाता है। शुरुआत में जैसा कि मैंने आपको बताया कि माना जाता है कि भाई अर्थ जो है वो सूरज से निकली है, सूरज के अंदर धमाका हुआ। अब सूरज तो बहुत गर्म है, तो माना जाता है कि शुरुआत में जो पृथ्वी है वो एक जलती आग का गोला थी, बहुत ज्यादा हॉट थी। और उसका जो रोटेशन है वो भी बहुत फास्ट हुआ करता था। फिर जब ये धमाका हुआ तो ये पृथ्वी सूरज से दूर, सीधी सी बात है, धमाका सूरज से हुआ है तो सूरज से दूर चली जाएगी, और जैसे जैसे सूरज से दूर जाएगी इसका तापमान जो है वो कम होने लगेगा। तो अर्थ की जो बाहर वाली सरफेस थी वो धीमे धीमे ठंडी होती चली गई। हालांकि अर्थ के जो सेंटर वाला जो पार्ट था वो ठंडा नहीं हुआ। आज भी जो सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा है अर्थ का, वो उसका सेंट्रल पार्ट ही है। जबकि उसकी जो अर्थ की जो सरफेस है वो जो है ठंडी हो गई है, वो ठंडी हो गई। अब ठंडी हो गई तो उसमें जितनी भी चीजें थी उनमें जो सबसे भारी चीजें थी वो सीधी सी बात है वो तो रह गए अंदर। ठीक है, गहराई में डूब गए। और जो हल्की चीजें थी वो रह गई सबसे ऊपर सरफेस पर। तो इसी वजह से अर्थ में सबसे ऊपर आता है एटमॉस्फेयर, एयर, जो सबसे हल्की है। फिर आपका लिथोस्फेयर आता है, अर्थ की सरफेस आती है, क्रस्ट आता है। उसके नीचे मेंटल आता है, और उसके नीचे आपका कोर आता है। कोर में सबसे ज्यादा हार्ड और सबसे ज्यादा भारी जो सब आपके ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोर में ही पाए जाते हैं। अर्थ के स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो अर्थ पहले एक फ्लूइड की तरह थी, लिक्विड स्फीयर की तरह थी। फिर धीमे धीमे वो लिक्विड ठंडा होने लगा, ठंडा होने लगा तो जमने लगा, है ना। और अर्थ इस दौरान बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज से टकराई। इन सेलेस्टियल बॉडीज से, स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें सेलेस्टियल बॉडीज बोलते हैं। इन सेलेस्टियल बॉडीज से टकराने के दौरान बहुत सारी चीजें बनी। जैसे कि एक एग्जांपल है इसका मून। माना जाता है कि जो हमारी अर्थ है वो मार्स के बराबर के साइज के सेलेस्टियल बॉडी से टकराई। और इस टकराव की वजह से अर्थ का एक टुकड़ा अलग हो गया, और वो ही टुकड़ा जो है किस में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट हो गया मून के अंदर, हमारे चंद्रमा में। ठीक है, ये मून और अर्थ के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है, हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है जो कहता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट जो हैं उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो इस मून की वजह से, अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, एक तो अर्थ के रोटेशन की स्पीड धीमी हो गई, पहले फास्ट थी। और हेवी टाइड्स जो हैं वो अर्थ और मून के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही होते हैं। जब हर 15 दिन में चांद हमारी अर्थ के बहुत पास आ जाता है तो सीधी सी बात है अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा बढ़ जाएगा, और उस केस में जो हाई टाइड्स हैं वो देखे जाते हैं। अर्थ एक अनियन, प्याज जो होता है, जो जिसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसी की तरह है। अर्थ की सरफेस और उसके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 6371 किलोमीटर, जिसे हम लोग 3900 माइल्स भी कहते हैं। और ऐसा देखा गया है कि अगर आप डिग, खड्डा खोदने की कोशिश करें तो अर्थ सरफेस से सिर्फ हम लोग 15 किलोमीटर डीप ही जा पाए हैं अब तक। आपने सुना होगा कि अर्थ जो है वो एक मैग्नेट की तरह काम करती है। अर्थ का जो सेंटर में जो हिस्सा है वो मैग्नेट की तरह काम करता है।
और वहां मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि जो मशीनरी है जो कि ये डिगिंग का काम करती है, खड्डा खोदती है, वो मशीन सीधी सी बात है प्लास्टिक की तो बनी ही नहीं होंगी, मेटल्स की बनी होंगी, हैवी मेटल्स की। और आप जितना ज्यादा सेंटर की तरफ जाएंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही ज्यादा लगती चली जाएगी, तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक बिहेवियर है अर्थ का, वो बाकी मशीनरी को अफेक्ट करता है और मशीन्स डिगिंग जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पाती 15 किलोमीटर से ज्यादा डेप्थ पर। अर्थ की तीनों लेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहली और जो सबसे बाहर वाली लेयर है जो कि सिलिका की बनी हुई है, सिलिका सिलिकॉन से बना हुआ कंपाउंड है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, जो सॉलिड जो सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। ये एक तरह से अर्थ की स्किन कवरिंग का काम करती है, सबसे आउटर मोस्ट वाली लेयर जो है। इसी क्रस्ट की जो थिकनेस है वो हर जगह पर सेम नहीं है, कहीं पर ये पतली है, कहीं पर ये मोटी है, कहीं इसमें डिप्रेशन है, गड्ढे हैं, तो कहीं इसमें एक्सप्रेशन है, उभार है। जहां जहां एक्सप्रेशन है, उभार है, वहां माउंटेन्स है, वहां माउंटेन्स है। और जहां पर डिप्रेशन है, गड्ढे हैं, वो ओशियन है, समुद्र है ना। अर्थ का बाहर वाला हिस्सा जो क्रस्ट है, इसे दो और हिस्सों में हम लोग बांटते हैं, एक है लिथोस्फेयर और एक है हाइड्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर को लिथोस्फेयर का ही हिस्सा मान लिया जाता है। तो लिथोस्फेयर जो कि रॉक्स सॉइल का बना हुआ है और हाइड्रोस्फेयर जो कि पानी का बना हुआ है। लैंड, वाटर और एयर, मतलब लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, इन तीनों को मिलाकर के हम लोग कहते हैं बायोस्फेयर, जहां लाइफ फॉर्म जो है वो पाई जाती है। बाकी और किसी प्लानेट पर लाइफ नहीं है। इसके कई कारण है कि कईयों पर हाइड्रोस्फेयर नहीं है, पानी नहीं है, कहीं एटमॉस्फेयर ही नहीं है, एयर ही नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अर्थ क्रस्ट का 70% पार्ट जो है उसे वाटर जो है वो कवर करता है और बाकी का जो 30% है वो लैंड एरिया है, जिसमें माउंटेन्स आ गए, डेजर्ट्स आ गए, वैलीज आ गई, प्लेट्यूज आ गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जब बिलियन ऑफ ईयर्स अगो पहले फॉर्म अर्थ जो है वो बनी थी, तो ये एक सिंगल यूनिट थी। ठंडी होती चली गई, सरफेस पर माउंटेन्स बनते चले गए और ये माउंटेन एरिया जो है ये अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग था, मतलब एकदम जुड़ा हुआ नहीं था। इन्हीं माउंटेन एरियाज को नाम दिया गया टेक्टोनिक प्लेट्स। इनका जिक्र या इनके बारे में आपने सुना होगा बच्चों, आपने अर्थक्वेक के बारे में सुना होगा, तब आपने बिल्कुल टेक्टोनिक प्लेट जो है सोशल साइंस में पढ़े होंगे। तो ये बड़ी बड़ी जो माउंटेनियस सेक्शन था इन्हें कहा गया टेक्टोनिक प्लेट्स। ये टेक्टोनिक प्लेट्स कंटिन्यूसली जो हैं मूव करती रहती हैं और इनका जो मूवमेंट की जो रेट है जो स्पीड है, वो आप एक तरह से कह सकते हो आपके नाखून के बढ़ने की स्पीड के बराबर होती है। जिस रफ्तार से आपके नाखून बढ़ते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके नाखून बढ़ रहे हैं। आप रोजाना देखेंगे तो बहुत बहुत छोटे छोटे जो है बहुत ज्यादा स्लो रेट से बढ़ते हैं। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स भी कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं और इनके मूवमेंट की जो रेट है वो बिल्कुल हमारे नाखून के बराबर ही होती है। ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के नजदीक भी जाती रहती हैं और ये एक दूसरे से दूर भी जाती रहती हैं। अब तक अर्थ की सरफेस पर 29 टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं उन्हें देखा गया है। जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं हमारे वो इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो ये थी अपनी पहली लेयर, अर्थ क्रस्ट। दूसरी लेयर की बात करें तो वो है मेंटल। ये अर्थ की थिकेस्ट लेयर है, सबसे ज्यादा जो मोटी लेयर है अर्थ की वो मेंटल ही है। मेंटल हॉट मेल्टेड रॉक्स के थ्रू बनी है। चट्टाने जो पहले मेल्ट हो गई थी
ठंडी होने की वजह से सॉलिडिफाई हो गई, उनसे बनी है। मेंटल में सिलिका की रॉक्स पाई जाती हैं जिनमें आयरन और मैग्नीशियम की क्वांटिटी भरमार होती है, बहुत ज्यादा होती है। मेंटल एक तरीके से बॉइलिंग लिक्विड की तरह देखा जा सकता है जो ठंडा हो जाए। ये मेंटल में जो भी फ्लूइड या जो भी मोल्टन स्टेट में जो भी चीजें होती हैं, ये कभी कभी टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से अप डाउन होती रहती हैं, कभी कहीं उठ जाती हैं ऊपर तो कहीं नीचे चली जाती हैं। थर्ड लेयर की अगर हम लोग बात करें तो वो है कोर। ये एकदम अर्थ के सेंटर पे है और सबसे ज्यादा गहराई में है, और ये अर्थ का सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा भी है, जहां तापमान जो है, टेम्परेचर जो है, लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। अर्थ जो पहले गर्म आग का गोला थी, ठंडी हुई, ठंडी होने से उसकी अर्थ सरफेस ही ठंडी हुई, अंदर वाले हिस्से नहीं हुए, जो कि कोर है। कोर को भी दो हिस्सों में हम लोग बांटते हैं, एक इनर जो कि सॉलिड है और प्योरली आयरन का बना हुआ है। अब बच्चों, आयरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है ना, तो अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में इनर कोर की वजह से है, क्योंकि वो किसका बना है, पूरी तरीके से आयरन का बना हुआ है। इसके अलावा जो माना जाता है कि यहाँ आयरन के अलावा गोल्ड और प्लेटिनम जैसे महंगी महंगे और रेयरली पाए जाने वाले मेटल्स भी वहां पाए जाते हैं। अर्थ जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है और इसमें आयरन और निकल जैसे मेटल्स बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कोर जो है वो अर्थ का सबसे ज्यादा टफेस्ट हार्डेस्ट पार्ट है, वो कोर है। डेंसिटी इसकी बहुत बहुत ज्यादा होती है कोर की। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अर्थ की कोर की वजह से ही है। और जो केमिकल नेचर है, मतलब जो एलिमेंट्स अर्थ की कोर में पाए जाते हैं, वैसे ही एलिमेंट्स मेटियोर्स जो बड़े बड़े उल्का पिंड होते हैं उनमें भी पाए जाते हैं। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं कि भाई अर्थ जो है वो भी एक मेट्योर ही है, एक उल्का पिंड ही है, जो कि अपने हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर की वजह से लाइफ जो है उसे कैरी करती है। सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ है और कहीं नहीं है ना। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के अंदर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन और स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो है अपने पास में वो है एनर्जी सिस्टम ऑफ अर्थ। देखो, एनर्जी सिस्टम हमारी अर्थ को किस टाइप की एनर्जी चलाती है। भाई, अर्थ पर कोई भी काम अगर हो रहा है तो सीधी सी बात है वो एनर्जी की वजह से ही हो रहा होगा, और किसी वजह से तो होगा नहीं। एनर्जी तो चाहिए किसी ना किसी काम को करने के लिए। तो जो अर्थ है उस पर कौन सी किस टाइप की एनर्जीज हैं और वो क्या काम करती हैं, इनकी हम लोग बात करते हैं। बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ फोर्सेस हैं जो कि कंटिन्यूअसली अर्थ सरफेस को चेंज करते रहते हैं, जिन्हें हम लोग टेक्टोनिक फोर्सेस कहते हैं। इन फोर्सेस को हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक फोर्सेस। दो टाइप के टेक्टोनिक फोर्सेस जो हैं वो पाए जाते हैं। एक है इंटर मोल्डिंग फोर्स और दूसरा है एक्सटर्नल मोल्डिंग फोर्स। आज हम लोग जो है इंटरनल मोल्डिंग फोर्स की बात करेंगे। ये वो फोर्स हैं जो कि अर्थ के अंदर से काम करते हैं, बाहर से नहीं। जो है इनका जो सोर्स है वो इंटरनल है, अंदर ही काम करते हैं, बाहर काम नहीं करते। तो इनका जनरेशन जो है अर्थ सरफेस के नीचे होता है। इनका जनरेशन जो है वो अर्थ सरफेस के नीचे ही होता है। व्हेन इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस टेक्टोनिक एनर्जीज
वर्क परपेंडिकुलर टू द अर्थ सेंटर, देन सम पार्ट ऑफ द सरफेस मूव अप। तो जब ये फोर्सेस काम करते हैं और ये एकदम परपेंडिकुलरली काम अगर करते हैं, एकदम अर्थ सरफेस के ऊपर की तरफ काम करते हैं, तो फोर्स जब नीचे से ऊपर की तरफ लगेगा परपेंडिकुलरली, तो सीधी सी बात है जो जिस सरफेस, जिस पॉइंट पर सरफेस के वो काम करेगा, वो सरफेस वहां पर ऊपर उठ जाएगी, और दूसरी जगह पर सरफेस जो है वो कहाँ रह जाएगी, नीचे रह जाएगी। तो इन्हीं इंटर मोल्डिंग फोर्सेस की वजह से जो है कॉन्टिनेंट्स, आइलैंड, प्लेट्यूज, प्लेन, ओशियंस, ये सब बने हैं। या फिर माउंटेन्स वगैरह, चट्टान वगैरह जो हैं वो इन्हीं से बनती, इन्हीं की वजह से बनती हैं, या इनकी वजह से टूट भी जाती हैं। सीधी सी बात है, जब किसी रॉक पर, चट्टान पर फोर्स लगेगा तो वो चट्टान टूट भी जाएगी। और जब ये इंटरनल टेक्टोनिक एनर्जीज या इंटरनल मोल्डिंग फोर्स अर्थ सरफेस के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, तो इसकी वजह से जनरेट होती है वेव। टेक्टोनिक प्लेट जो है मेंटल के ऊपर क्या है, पाई जा रही है, जिसमें लिक्विड फ्लूइड जो है वो पाया जाता है, तो इस लिक्विड के ऊपर तैर रही है। अगर ये लिक्विड ऊपर उठेगा तो अर्थ क्रस्ट भी ऊपर उठ जाएगी। अगर ये लिक्विड हॉरिजॉन्टली मूव करेगा तो इसमें वेव्स बनेंगी, और इन वेव्स की वजह से बहुत सारे फोल्ड्स या क्रैक जो हैं वो अर्थ सरफेस पर देखे जाएंगे, जिनकी वजह से वैलीज और माउंटेन्स जो है वो बनते हैं। हम लोग 3 इंटरनल मोल्डिंग फोर्सेस, टेक्टोनिक फोर्सेस की बात करेंगे, जिनकी वजह से अर्थ सरफेस बराबर नहीं रह पाती। जिनमें सबसे जो पहला है वो है वोल्केनो, ज्वालामुखी। वोल्केनो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्यूरियस इंसिडेंट है अर्थ सरफेस पर पाए जाने वाला, क्योंकि वोल्केनो एक्टिव और नॉन एक्टिव, ये 2 टाइप के पाए जाते हैं। एक्टिव का मतलब एक ऐसा वोल्केनो जो कभी भी इरप्ट हो सकता है, कभी भी वो फट सकता है, ज्वालामुखी उसमें से फट जाएगा तो अंदर से पिघला हुआ जो लावा है वो बाहर आने लगेगा। और दूसरे होते हैं इनएक्टिव वोल्केनोज, जो कि फट नहीं पाते, या कुछ समय तक वो फटेंगे नहीं। वोल्केनो अर्थ के इनसाइड, अंदर जो मोल्टन पार्ट है उसके मूवमेंट की वजह से होता है। अर्थ क्रस्ट जिसके नीचे लावा पाया जाता है, वोल्केनिक ऐश और गैसेस जिसको आप मैग्मा भी कह सकते हैं, ये सब एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं। और जब यहाँ वोल्केनो के अंदर प्रेशर, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है और ये वोल्केनो उस टेम्परेचर या प्रेशर को झेल नहीं पाता, तो वोल्केनो की जो ओपनिंग है, माउथ है, उसमें एक बहुत तेज धमाका होता है। और इस धमाके और प्रेशर की वजह से जितने भी मोल्टन चीजें हैं लावा में, चाहे वो चट्टाने हों, चाहे वो मेटल्स हों, ये सब के सब लावा के साथ निकल करके बाहर आते हैं। इस दौरान राख जो है वो भी बाहर आती है, और बहुत सारी गैसेस, पॉइजनस गैसेस जो है वो भी वोल्केनो से बाहर आती हैं। क्योंकि जब ये बर्स्ट होता है तो ऐसा लगता है कि एक आग का गोला जो है वो किसी के मुंह से निकला हो, इस वजह से इसे हम लोग हिंदी में ज्वालामुखी भी कहते हैं। इंग्लिश नेम ऑफ वोल्केनो वाज द गिवन ऑन द नेम ऑफ वोल्केनो आइलैंड। एक बहुत पुराना आइलैंड है, रोमन्स जो हैं उन्होंने इसकी खोज की थी, जहां दुनिया भर के वोल्केनोस थे और जिन्हें नर्क का द्वार भी कहा जाता था, तो वहां से नाम दिया है इसका वोल्केनो। ये जो लावा निकलता है इसमें बहुत सारे प्रीशियस मेटल जो हैं वो मोल्टन स्टेट में, पिघली फॉर्म में जो है वो पाए जाते हैं। वोल्केनोस वर्ल्ड के बहुत अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। जनरली ये अर्थ के उन हिस्सों में पाए जाते हैं जहां डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज हो, जहां टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज होती है। क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्रीज जहां होती है, वहां जब टकराव होता है दो टेक्टोनिक प्लेट्स का, तो वहां पर जमीन उबड़ खाबड़ हो जाती है और वोल्केनो जो है वो जन्म लेता है।
तो ये जनरली बाउंड्रीज, टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्रीज जो है वहीं पर पाई जाती हैं। एक एग्जांपल आपको आपकी बुक में मिलेगा, रिंग ऑफ फायर। ये एक वोल्केनिक चेन है जो कि पैसिफिक ओशियन में पाई जाती है, और ये फेमस है रेगुलर वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से। यहाँ लगातार बहुत सारे वोल्केनोज हैं और एक्टिव वोल्केनोज हैं जो कि टाइम टू टाइम जो है वो बर्स्ट होते जाते हैं, फटते चले जाते हैं। वोल्केनोज के इरप्शन की वजह से जो मेटल्स या जो मिनरल्स निकलते हैं वो आसपास की मिट्टी जो है उसमें चले जाते हैं, और ये सारी चीजें जो हैं जरूरी होती हैं, और इनकी वजह से अर्थ की जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। जो कुछ केमिकल्स दे रखे हैं आपकी बुक में वो होंगे सल्फर, बोरिक एसिड, ये सब लावा से निकलते हैं, और इन्हीं की वजह से आसपास की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई वॉल्केनो अच्छा है, पर समस्या ये है कि जो लावा निकलेगा वो ठंडा होकर के बड़ी बड़ी चट्टान, रॉक्स के फॉर्म में बदल जाता है। तो भाई मिट्टी जो है उसके ऊपर तो अब चट्टानें आ जाएंगी, चट्टानें आ जाएंगी तो आप उसका इस्तेमाल क्या करोगे। दूसरा, लावा के रास्ते में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म आएगा तो लावा उसे जला देगा। तीसरा, आपने सुना होगा या देखा होगा मूवीज में कि जब वॉल्केनो बर्स्ट होता है तो उस समय बहुत तेज धमाका होता है, और उस धमाके की वजह से भूकंप, अर्थक्वेक का जनरेट होना बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से क्रैक्स वगैरह आ सकते हैं, जान और माल, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड लाइफ बहुत ज्यादा मात्रा में हो सकता है। दूसरे इंटरनल मोल्डिंग फोर्स की बात करें तो वो है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक, क्वेक का मतलब होता है शेकिंग या ट्रिमर। तो अर्थ की सरफेस का शेक होना, हिलना, शेकिंग ऑफ अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। ये अर्थक्वेक जिस पॉइंट पर अराइज होता है, जिस पॉइंट पर, उसको बोलते हैं हम लोग फोकस या पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो कि कहलाता है एपी सेंटर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एपी सेंटर। और अर्थ की क्रस्ट पर वो हिस्सा जो कि जस्ट एपी सेंटर के ऊपर हो उसको बोलते हैं आई, आई ऑफ द अर्थक्वेक। ठीक है, आई ऑफ द अर्थक्वेक। ये तो क्रस्ट वाला हिस्सा है, किसके ऊपर होगा ये वाला पॉइंट, ये जस्ट एपी सेंटर के ऊपर वाला पॉइंट होता है अर्थ क्रस्ट में। तो जब ये शेकिंग होती है गहराई में तो पूरी की पूरी अर्थ क्रस्ट जो है वो हिल जाती है, टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाती हैं, एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। और जब ये चीजें हिलती हैं, अर्थ क्रस्ट हिलती है, तो अर्थ की सरफेस पर जो भी चीजें, चाहे वो माउंटेन हो, नदी, तालाब, बिल्डिंग्स हो, कुछ भी हो, ये सब के सब बहुत तेज रफ्तार से शेक करते हैं, हिलते हैं और फिर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से नुकसान बहुत ज्यादा होता है। तो ये जो अर्थक्वेक जो है ये कितना ज्यादा नुकसानदायक होगा, मतलब इसका असर कितना ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, कि किस वैल्यू का अर्थक्वेक था, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है जो शेकिंग हो रही थी पर यूनिट टाइम वो कितनी ज्यादा थी। जितना ज्यादा बार अर्थ की सरफेस शेक करेगी, हिलेगी, इंटेंसिटी जो है वो उतनी ही क्या होगी, और फ्रीक्वेंसी जो है वो उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। The vibration occurring under sea ocean water as the earthquake or the sea or ocean, जो वाइब्रेशंस समुद्र में या ओशियन में होते हैं, इनका असर ये देखने को मिलता है कि भाई ओशियन की सरफेस, ओशियन के ऊपर तो पानी है, तो ये जो शेकिंग है इसकी वजह से पानी जो है वो बहुत तेज रफ्तार से हिलने लगता है, और वेव्स बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी इसके अंदर क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से तीसरा जो मोल्डिंग फोर्स हम लोग जो बाद में पढ़ेंगे, सुनामी, वो जन्म लेती है। जिस स्केल पर, जिस इंस्ट्रूमेंट से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है उसका नाम है रिचर स्केल। रिचर स्केल, रिचर स्केल जो है इसमें
एक ग्राफ बना हुआ रहता है जिसको हम लोग सीस्मोग्राफ बोलते हैं, जो कि कंटिन्यूअसली मूव करता रहता है। उसमें एक पेंसिल टाइप का मार्कर कुछ लगा रहता है। जब ये मूवमेंट ज्यादा होता है, मतलब अर्थक्वेक ज्यादा इंटेंसिटी का होता है, तो लाइंस जो है वो ज्यादा ऊपर नीचे बनती हैं, और अगर अर्थक्वेक नहीं है तो लाइन जो है वो एकदम स्ट्रेट बनती है। मैग्नीट्यूड वाइज रिचर स्केल की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे अर्थक्वेक जिनका मैग्नीट्यूड 4 या उससे भी कम हो वो तो वीक कहलाते हैं। जिनका मैग्नीट्यूड 5.5 से ज्यादा हो या तक हो वो उन्हें स्ट्रॉन्ग कहते हैं। और जिनका मैग्नीट्यूड 6 या उससे ज्यादा हो उन्हें हम लोग डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स कहते हैं। और जिनका मैग्नीट्यूड 7 या उससे ज्यादा हो उन्हें सीवियरली डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स कहा जाता है, जिनमें बहुत ज्यादा मात्रा में एरिया जो है लाइफ प्रॉपर्टी डैमेज होती है। अर्थक्वेक के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों हैं। आर्टिफिशियल की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे बॉम्ब्स, एक्सप्लोजिव्स, इनकी टेस्टिंग जब होती है तो ये जमीन के अंदर ही की जाती है, क्योंकि जमीन के बाहर तो नुकसान है, बॉम्ब वगैरह बहुत ज्यादा करेंगे। तो जमीन के अंदर इनकी टेस्टिंग होती है, तो उसकी वजह से जब धमाका होता है तब भी अर्थक्वेक जो है या शेकिंग ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा जो है वो कॉमन हो जाती है। या फिर टेक्टोनिक प्लेट्स, जो कि हमने पढ़ा कि भाई 29 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, जिनमें से 6 जो है वो सबसे बड़ी बड़ी है साइज में, ये आपस में टकरा जाएं तो इस कंडीशन में भी जो है अर्थक्वेक देखा जाएगा। अब ज्यादातर 7 या उससे ज्यादा इंटेंसिटी का अर्थक्वेक इस वजह से ऐसे हिस्सों में देखा जाता है जो कि टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर आते हैं, क्योंकि यहां टकराव होगा तो सोर्स जो है वो वहीं पर है, और जितना नजदीक कोई सोर्स के पास में होगा उससे शेकिंग जो है या अर्थक्वेक जो है वो उतना ही ज्यादा इंटेंसिटी का देखने को मिलेगा। 3 टाइप की प्लेट्स बताई गई हैं आपकी बुक में, एक क्रिएटिव, एक डिस्ट्रक्टिव और एक प्रोटेक्टिव। डिस्ट्रक्टिव सीवियर अर्थक्वेक्स जो हैं उनकी बात करें, कम्स एट द डिस्ट्रक्टिव एंड ऑफ हायर मैग्नीट्यूड। ये डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स, खतरनाक जो अर्थक्वेक हैं, ये सीधी सी बात है जो टेक्टोनिक प्लेट है उसकी बाउंड्री पर जो एरिया है वहां आते हैं, जो कि इंडिया में नॉर्थ इंडिया, तिब्बत, नेपाल, ठीक है, यहाँ पर देखा जाता है। और those ends of plates which are not destructive also have witnessed earthquake। पर ऐसा भी देखा गया है जो डिस्ट्रक्टिव एरिया से बाहर है, अर्थक्वेक जोन से बाहर एरिया है, वहां भी सीवियर अर्थक्वेक जो है वो देखे गए हैं। इसके अलावा इंडिया को हम लोग 5 हिस्सों में बांटते हैं जहां पर ये अर्थक्वेक जो है देखा जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर तो अर्थक्वेक जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी का होता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर डेंजर जो है अर्थक्वेक की इंटेंसिटी और कम हो जाती है। कोलकाता जो है उसमें बहुत कम है, पर फिर भी ईयर 1737 में कोलकाता में एक ऐसा अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से 3 लाख लोग जो हैं उनकी मौत हो गई। ठीक है, तो अर्थक्वेक नॉर्मली शेकिंग ऑफ अर्थ है। अर्थक्वेक का कारण क्या है और अर्थक्वेक कैसे कितना मात्रा में नुकसान कर सकता है, अर्थक्वेक का क्लासिफिकेशन जो हमने रिचर स्केल पे पढ़ा, 4, 5.5, 6 और 7, ये जो है हम लोगों को पता होने चाहिए। तो इसके आगे हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। चलिए, तो मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा।